प्यारे बच्चों, पिछली बार मैंने तुमको भूलवश पहले ऐसा समझा कि कुछ शायद मैंने कूलाम नियम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर हो सकता है बिगिनिंग कूलाम नियम की आप लोगों ने नहीं देखी, तो एक तो आज मैं वो बताऊंगा। दूसरा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, उसके जवाब अभी सब लोगों ने नहीं दिए हैं। वो था कि 1 मोल पानी में कितना धनावेश होगा और कितना ऋण आवेश होगा। तो देखिए उसका उत्तर, 1 मोल पानी में अवागाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे, यानी कि अवागाद्रो संख्या कितनी है? 6.023 × 10⁻23। कितने अणु हैं छोटे छोटे ये, और हर अणु में 3 परमाणु हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। अगर हाइड्रोजन को आप देखिए तो हाइड्रोजन का सूत्र है 1H1 और ऑक्सीजन का सूत्र है 8O16। अब आप इसमें देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन ना, बस कितना ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ? -e। ई का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इसको हम कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर -e होता है और इस पर +e। ऐसे ही इस हाइड्रोजन पे भी -e, पॉजिटिव चार्ज +e। अब आओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन पर -e आवेश होता है। तो इस प्रकार से -8e नेगेटिव चार्ज और +8e पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आपके वो पानी के एक अणु पर 1 नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज 2 और 8 इसके, यानी कि इसके पास कुल जो है -10 नेगेटिव 10e। कुछ बच्चे लिख रहे हैं खाली -10, तो ध्यान रखना है -10 नहीं, -10e नेगेटिव चार्ज और +10e पॉजिटिव चार्ज एक अणु के पास है। और ऐसे कितने अणु हैं? तो कुल कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? इसलिए 1 मोल पानी में ऋण आवेश बराबर हो जाएगा -10e, और इसको अगर मैं n कह दूं, एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल N से, तो n, और धनावेश इस प्रकार से +10En। इतने कूलाम, अगर मैं e की वैल्यू रख दूं, अगर मैं e की वैल्यू नहीं लिखता हूं तो ऐसे ही लिख सकता हूं, यानी कि 10En और 10En। यहाँ ध्यान रखना है कि इसका आंकिक मान निकालने के लिए आपको e का मान इतना रखना पड़ेगा और n का मान इतना रखना पड़ेगा, फिर गुणा करके जो आंसर आएगा वह कूलाम में होगा। तो आप इसको भली भांति समझ लीजिए। फिर से एक बार बता देता हूँ, हमारे पास 1 मोल पानी में इतने अणु हैं, हर अणु में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। अगर हाइड्रोजन के एक परमाणु में बात करूं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, 1H1 उसका सूत्र है। इसी प्रकार से दूसरे में भी, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। 8 न्यूट्रॉनों में कोई चार्ज नहीं होगा, तो 1 ऋणावेश इस वाले परमाणु का, 1 ऋणावेश इसका परमाणु का, और 8 ऋणावेश इसके, यानी कि कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन 10e- चार्ज
इस पूरे अणु में है। और इसी प्रकार से क्योंकि अणु भी एक उदासीन कण है, तो जितना ऋण आवेश होगा ठीक उतना ही धनावेश भी होगा। ठीक है, और वो हमने यहाँ पर स्पष्ट भी किया है, एक धनावेश 1 ही, फिर ये 1 ही और 8 ही, ये तो मिला के 10 ही। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आप लोगों के सामने अब पूरी तरह हल हो चुका है। इसके बाद एक प्रश्न मैंने और किया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर की दूरी पर है तो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे और कैसा बल लगाएंगे, तो उसको देख लीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दिखाते हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर ली गई है। तो क्योंकि ये सजातीय आवेश से एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षित करते ही पहले ही बताया जा चुका है, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे पर ऐसे बल लगाएंगे F। यहाँ पर मैं खाली बलों का परिमाण दिखा रहा हूँ, दिशा तो हमने चित्र में दिखाई रखी है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू E अपॉन 1 का स्क्वायर। और इस पूरे की वैल्यू हम लिख लेते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात 19, तो 2 बार आगे स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको पूरा हल कर लें तो 23.04 गुणा 10 की घात 19 दूनी 38 में से 9 गया 29। इस प्रकार से इससे न्यूटन का बल लगेगा और प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये आप समझ लीजिए पूरी तरह। और इसको जो है, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो, लेकिन आंसर इसी प्रकार से आना है। तो आप ई का मान भी रखिए, ऐसा नहीं कि आप ई के पदों में लिख दें, नहीं भाई ई का मान भी रखिए। तीसरा एक क्वेश्चन मैं और आज आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यह है कि हमको पता है प्रतिकर्षण और आकर्षण 2 प्रकार के विद्युत बल हैं। तो इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि प्रतिकर्षण जो है वो निश्चयकारी है, जबकि आकर्षण निश्चयकारी नहीं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका माने यह है, प्रश्न है प्रतिकर्षण निश्चयकारी, प्रतिकर्षण जो है श्योरेस्ट है, निश्चयकारी, और आकर्षण जो है वो इट इज नॉट श्योरेस्ट। क्यों ऐसा? देखिए, इसका अभिप्राय क्या है प्रश्न का, यह है कि अगर किन्हीं 2 आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं वो जैसे भी आवेश हैं एक ही प्रकार के होंगे, अर्थात वो या तो धन ही होंगे दोनों, या फिर दोनों ही ऋण होंगे। लेकिन इसको मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिकर्षण जो है सजातीय आवेशों के बीच लगता है, सजातीय आवेश होने चाहिए। लेकिन आकर्षण जो है वो बहुत सी स्थितियों में लग सकता है। सजातीय आवेश है तब भी लग सकता है, विजातीय है तब भी लग सकता है। देखिए कैसे, मान लो ये एक धनावेशित वस्तु है और ये दूसरी भी धनावेशित है, लेकिन इस पे धनावेश कम है और इस पे ज्यादा है। तो इसके ज्यादा धनावेश होने के कारण इसमें आवेश का क्या होगा, अगर ये चालक है तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इधर की ओर खींच लेगा, वो सब इस साइड आ जाएंगे, और इसका जो धनावेश है ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। एज ए होल इसमें अभी भी धनावेश है, इसमें भी धनावेश है। अब आप देखिए, ये धन और ये ऋण आपस में क्या करेंगे, आकर्षण, और ये धन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन क्योंकि धन और ऋण ये बहुत नजदीक है, ये दूर है, और हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार बल जो है दूरी के साथ उल्टा संबंध रखता है और बहुत तेजी से कम होता है। इसलिए ये धन और इन धनों के बीच प्रतिकर्षण तो
कम होगा, लेकिन इस धन और इस ऋण के बीच आकर्षण ज्यादा होगा। इस कारण ऐसे होल क्या होगा कि ये धनावेशित वस्तु और ये भी धनावेशित ही थी, आपको अगर याद हो तो शुरू में इसमें धनावेश दिखाया था हमने कम, लेकिन उसके बावजूद भी यह इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो फिर इसका माना आकर्षण अगर है तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों वस्तुएं धनावेशित हैं और उन दोनों में एक बहुत ज्यादा धनावेशित है तो वो दूसरे में आवेश का ध्रुवीकरण इस प्रकार से करेगी कि आकर्षण ही पैदा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सेम सेक्स में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और अपोजिट सेक्स में आकर्षण होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है, मान लो लड़की है और दूसरी लड़की है, वो भी जेंडर तो दोनों का सेम है लेकिन वो उससे कम होशियार है, तो वो जो कम होशियार बच्ची है वो भी बहुत होशियार इस बच्ची की ओर को आकर्षित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रतिभा से आकर्षित हो गई। इसी प्रकार से और ऐसा ही सभी जगह होता है। तो अगर दो सेम प्रकार के भी चार्जेज हैं तो अगर एक में ज़्यादा चार्ज है तो दूसरे वाले में आवेश का ध्रुवीकरण इस प्रकार से हो जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा, एक आकर्षण को जन्म देगा। यानी कि अगर मैं इसको एक नटशेल, एक सूक्ष्म रूप में लिखूं तो मैं कहूँगा कि आवेश का ध्रुवीकरण जो है सदैव आकर्षण को जन्म देता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही ऋण आवेश है, मान लो ये ऋण आवेशित वस्तु है, हाईली नेगेटिव है, और इसके बगल, इसके नज़दीक दूसरी जो है वो नेगेटिव तो है बट इतनी हाईली नहीं है। तो इसके हाई नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, इसके सारे मुक्ति इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, और धन और ऋण के बीच आकर्षण होगा, ऋण और ऋण के बीच प्रतिकर्षण होगा। लेकिन धन और ऋण नज़दीक हैं तो कुल मिला के आकर्षण ही होगा। तो यह भी दोनों ऋण आवेशित होने के बाद भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो मुझे लगता है ये दो तीन प्रश्नों का मैंने आपको जवाब दिया है। अगली क्लास में हम फिर से इस बारे में आगे बात करेंगे।